जय हिंद साथियों। नौकरी वाला पग का भरपूर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो कहते हैं जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहती, और जो हमेशा रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। तो आप लोगों को कड़ी मेहनत करना है और तभी सफलता मिलेगी। काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके माँ की ममता, पापा का स्वाभिमान मुस्काएगा एक दिन जब उनके बच्चे बनेंगे अफसर के जवान। तो चलिए इसी बात के साथ हम जीके जीएस का एसएससी का जीके जीएस, एसएससी जीडी का जीके एंड जीएस का पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जो नई श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट हैं उसके पृष्ठभाग पर चित्र किसका है? ठीक है, तो पृष्ठभाग पर चित्र किसका है? तो चलिए इसका तो आंसर हो जाएगा मंगलयान। क्या हो जाएगा इसका? मंगलयान। बाकी नोटों का भी हम विवरण देख लेते हैं कि कौन कौन से नोट पे कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। 2000 के नोट पे मंगलयान है, 500 के नोट पे रेड फोर्ट यानी लाल किला है, 200 के नोट पे ब्रिगेड यानी सांची स्तूप, ठीक है, ये कलर है सांची स्तूप है 200 के नोट पे। 100 के नोट पे जो है रानी की बाव है। 50 के नोट पे जो है आपका हम्पी जो कर्नाटका में है, ठीक है। और 20 के नोट पे आपको क्या मिलेगा? एलोरा केव्स, जो अजंता एलोरा है, तो एलोरा केव्स आपको 20 में मिलेंगे। 10 रुपये के नोट पे क्या मिलेगा? कोणार्क सन टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान। 2000 पे मंगलयान, ठीक है। 500 पे लाल किला, ठीक है। 200 पे सांची स्तूपा। ऐसे ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? देखिए भारत में पहली जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1972 में। वो किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने 1972 नहीं, 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। फिर 1881 से हमारा रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गया था। इस समय कौन था वायसराय? इस समय था रिपन। कौन था? रिपन। लॉर्ड हम नहीं बोलेंगे। लॉर्ड क्यों बोले? वो भगवान था। लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम, बस नाम लेंगे। 1872 में कौन बना था? मेयो था। 1821 में रिपन था, ठीक है। 1881 से हमारा रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गया 10 साल पे हमेशा। तो आप देखते होंगे 2001, 2011, 2021 में होना था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। 1991, ऐसे 10 साल पे स्टार्ट हो गया 81 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1981। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि टॉप कंट्री कौन है जो कॉफ़ी उगाती है। पहले नंबर पे कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे आपका केरला, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है, चौथे नंबर पे आंध्रा, पाँचवें नंबर पे उड़ीसा। यानी आप देख सकते हैं कि टॉप जो 5 कंट्री है वो साउथ से है। साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का है, एक रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट का है और दूसरा साउथ इंडिया का है, ठीक है। तो टॉप पे जो 5 है वो साउथ इंडिया से है और बाकी जो इधर बॉटम टॉप है वो हमारा है नॉर्थ ईस्ट रीजन से, ठीक है। तो पहला पे आपको याद रखना है कर्नाटका, दूसरे पे केरला, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे आंध्र प्रदेश। इतना आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट में कॉफ़ी उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? ठीक है, तो इसका ऋषभ पंत हो जाएगा, ठीक है, इसका ऋषभ पंत हो जाएगा। इसमें कोई खास है नहीं। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो 2017-18 में जीता था कर्नाटका ने। 2017-18 में कौन जीता था? कर्नाटका ने। चलिए हमने एक लिस्ट भी यहाँ पर तैयार किया है कि कब साल कौन कौन जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 कर्नाटका, 18-19 मुंबई, 19-20 कर्नाटका, 20-21 मुंबई,
21-22 हिमाचल, 22-23 सौराष्ट्र और 23-24 हरियाणा। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट है वो कौन है? हरियाणा है, उससे पहले सौराष्ट्र था। ठीक है, तो ज़्यादा देखेंगे अगर तो कर्नाटका कितना बार था? कर्नाटका 2 बार है, इधर 17-18 से कर्नाटका 2 बार, मुंबई 2 बार, और फिर हिमाचल, सौराष्ट्र और हरियाणा। तो लेटेस्ट कौन हमारा है? हरियाणा। 17-18 में कर्नाटका, हमसे पूछा कौन था? 17-18 ही पूछा था, तो 17-18 में कर्नाटका, 18-19 में मुंबई। ठीक है, ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? वो गैर प्रतिदेय कहलाती है। क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय। पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है, जो कैपिटल रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट जो रिसीट होता है वो गवर्नमेंट का होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी गवर्नमेंट का होता है। जो प्रतिदेय होता है कोलेबल वो भी गवर्नमेंट का होता है। नॉन कोलेबल जो होता है, नॉन कोलेबल वो होता है गवर्नमेंट का नहीं होता। ठीक है, वो आउट ऑफ गवर्नमेंट होता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, देश की जलवायु प्रभावित करती है? ठीक है, भारत से कर्क रेखा यानी कैंसर गुजरती है। एक ट्रिक आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से आपका हो गया मिजोरम, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और से 8 ही से गुजरता है। 8 से यही होगा। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रा से राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो टोटल 8। मित्र पर गमछा झार, याद रखिए, मित्र पर गमछा झार। आगे चलते हैं। 1958 में डोबर कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप की महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, वो थे मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन 1958 में उन्होंने डोबर कैलिस से इंग्लिश चैनल पार कर गया था। ये मिहिर सेन हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोबर टू क्लाइस ऑन 27 सितंबर 1958। द फोर्थ फास्टेस्ट टाइम 14 घंटा 45 मिनट तक उन्होंने ये तैराकी किया था। उसके बाद उनको जवाहरलाल नेहरू से पद्मश्री मिला था 1959 में। ठीक है, तो वो मिहिर सेन थे। ठीक है, मिहिर सेन थे जिन्होंने ये कैलिस से इंग्लिश चैनल तक को पार कर लिया था। वो पहले भारतीय थे और वो एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, जो अभी इमरजेंसी लगाया जाएगा ना, तो 19 और 20 को कभी नहीं होगा। ठीक है, 19 20 बोल रहा हूँ, 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया सकता है। ठीक है, 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द पार्ट ऑफ 18 इमरजेंसी किस में है? 18वें भाग में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन। नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में लगाया जाता है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी यानी कि जो जिसमें बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में जो लग गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 में लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी बीत वाला जो लगा अभी तक तो कभी लगा नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से लगता है, अभी तक कभी नहीं लगा। 352 356 बहुत बार लग चुका है। फर्स्ट टाइम जो ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। 1952 में ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है, वो है 25 जून 1975 से मार्च 21 1977 तक 21 महीनों तक जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाया था। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि द इमरजेंसी वाज ऑफिशियली इशूड बाय देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन ने बाद में किया था। और जिन ने भी इंदिरा गांधी को अपोज किया था उनको जेल में डाल दिया गया था। सबको पटक उठा के जेल में भर दिया गया। जाओ बेटा, तुम गवर्नमेंट
इंदिरा गांधी को अपोज करोगे, जेल में रहो। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम में सारे अनुच्छेद को चाहे तो प्रेसिडेंट ख़त्म कर सकता है, लेकिन 20-21 को नहीं कर सकता है। ठीक है, 20-21 को नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? देखिए, जब मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी तो कुछ लोग बोलते हैं कि 450 तक हो गया है, वो क ख ग सब जोड़ जाड़ के ये हो गया 450, लेकिन जो मेन थे उसमें थे 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे। उस समय कितना थे? 22 पार्ट थे। ओरिजिनली 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। बाद में 4 शेड्यूल और जोड़ा गया। ठीक है, 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th शेड्यूल जिसमें बोला गया कि कोई भी एक्ट उसमें डाल दो, वो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बैन नहीं लगाएगा। वो तब 1950-52 में था, लेकिन अब इसका कोई मतलब रह नहीं गया 9th शेड्यूल का। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल जो आया राम गया राम थे कि कभी बीजेपी में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी फिर बीजेपी में चले गए। एक थे उस समय गया राम करके थे उस टाइम। ठीक है, तो वो आज सुबह बीजेपी में गए, शाम को कांग्रेस में चल गए, फिर अगले दिन बीजेपी में आ गए, फिर कांग्रेस में चल गए। तो मतलब एक ही दिन में 4 बार उन्होंने पार्टी बदल लिया। उसी समय फिर ये 10th शेड्यूल आया था। ठीक है, 52 अमेंडमेंट से। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल आया था। ठीक है, 11 जो है वो है पंचायत से रिलेटेड, और 12 जो है वो म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल और बढ़े 9th 10th 11th 12th। 9th में तो था कि कोई भी एक्ट डाल दो, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर चला गया, लेकिन अब नहीं ऐसा है। 10 शेड्यूल में क्या है? 10 शेड्यूल में आपका है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, कोई भी एमपी अगर इस पॉलिटिकल पार्टी से उस पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और 11 में है पंचायत, 12 में है आपका म्यूनिसिपालिटी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए वीडियो में आपको फिर से PYQ लेके आऊँगा, मैं PYQ लाऊंगा और फिर उसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, डिटेल से उसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।